नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, यह सभी प्रश्न जो कि है दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा क्वेश्चन बैंक से हैं। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे में कहां से और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उसी प्रकार से सभी प्रश्न को दोस्तों ला रहे हैं। आप इन प्रश्न को ध्यान से देखिए और किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं वह समझिए। तो चलते हैं दोस्तों। मैथ तो दोस्तों आप बहुत बनाते होंगे, लेकिन इस तरह का सवाल आप रिवाइजिंग करिए, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आप जितना मैथ बनाइएगा उतना जल्दी स्पीड होगा, क्योंकि आपको पता है कि 90 मिनट में 100 प्रश्न बनाना है। उसमें भी आपको 25 रीजनिंग, 25 मैथ और बाकी जीके जीएस। एक प्रश्न पर आपको 35 सेकंड पड़ता है। तो क्या आप उतना स्पीड से बना पाते हैं मैथ? बनाना चाहिए दोस्तों, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं 1 नंबर। बैंक 12% वार्षिक ब्याज देता है। बैंक 12% वार्षिक ब्याज देता है तथा ऋचा की शिक्षा पर 1150 रुपये प्रति माह खर्च होता है। बताइए कि बैंक में कम से कम कितना राशि जमा की जाएगी, इसके ब्याज से उसके प्रति माह का खर्च पूरा हो जाए। तो सवाल को समझ लिए होंगे दोस्तों। ऋचा सोच रही है कि एक बैंक में पैसा जमा करेंगे और उससे जो सूद आएगा उसी से हम प्रति माह पढ़ाई यानी कि पूरे साल का कर लेंगे। तो बैंक जो है कि 12% वह ब्याज देता है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं 12% वार्षिक मतलब क्या होता है, 1 वर्ष। तो वह जो है कि यह जो है 1150 रुपया प्रति माह उसका खर्च बैठता है पढ़ाई पे। तो 1 वर्ष में कितना बैठेगा उसे निकालते हैं। तो 1150 रुपया गुना 12, जब इसे गुना करिएगा तो आपका टोटल आ जाएगा 13,800। ये 13,800 रुपया उसका साल बैठेगा, यानी कि एक साल में 13,800 रुपया आना चाहिए, यानी कि ब्याज आना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर ब्याज पता है तो सबसे पहले हम किसी सवाल का ब्याज पता है तो ब्याज लिखते हैं, उसके बाद से 100 से गुना करते हैं और जो दिया रहता है उसे नीचे लिख देंगे। तो दिया हुआ क्या है दोस्तों, 12% दर और 1 वर्ष। तो एक नीचे लिख दें। मतलब समझिए, अगर साधारण ब्याज में आपको ब्याज पहले से पता चल गया सवाल में, तो ब्याज लिखिए और उसे 100 से गुना कर दीजिए और जितना दिया हुआ है उसे नीचे लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब इसे कटाइएगा तो ये आपका कट जाएगा 115 बार में कट जाएगा, ये 0 के साथ भी कटेगा। तो अब आपका देखिए कितना आ गया, 115 लिख दिए और ये 0 आपका यहाँ बच रहा था तो 1 0 यहाँ और ये डबल 0 उतार दीजिए। तो ये आपका जो आ गया 1,15,000, 1,15,000 रुपया ऋचा बैंक में जमा करेगी तो वह इतना उसको सूद मिलेगा और वह आराम से सूद से ही पढ़ाई कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 5,625 वृक्ष इस तरह से लगाता है कि एक पंक्ति में जितने वृक्ष लगाए जाते हैं उतने ही पंक्तियां है। तो पंक्तियों की संख्या क्या है? दोस्तों सवाल को समझिए। एक व्यक्ति ने एक बगीचा लगाता है और उस बगीचे में जितना एक लाइन में पौधा लगाता है उतना ही उसका क्या है दोस्तों, वह पंक्ति बनता है। मान लिया जाए कि एक पंक्ति में 10 पौधा लगाया, तो इस तरह का इतना ही इधर से उसका 10 पंक्ति हो गया, यानी कि जब इसको गुना करें कितना जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये ही चीज आपको यहाँ डायरेक्ट दे दिया है। तो एक यहां तक पता है कि एक पंक्ति में 10 था और वह एक पंक्ति में 10 वृक्ष है और वैसा वैसा 10 पंक्ति है। तो आप देख लें 100 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे आपका यही 100 का माइनस दे दिया है। तो देखिए क्या करें,
आप इसका डायरेक्ट क्या कीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। इसका कितना है 5625, ये 5625 का वर्गमूल आएगा 75, यानी कि आपका 75 पंक्ति होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह का सवाल को आप जल्दीबाजी से समझ के बना सकते हैं। ये वर्गमूल का सवाल था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो सवाल कह रहा है कि 10 सेमी वाला 10 सेमी त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है और उससे 1 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले कितने बनेगा। तो देखिए दोस्तों कितना बनेगा वह तो हमको पता नहीं, तो क्या मानेंगे उसको, n मान लेते हैं, उसको n मान लिए। तो इसका सूत्र होता है ठोस, तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³, ये इतना होता है उसका गोले का आयतन। तो हमने माना कि जो गोले 1 सेमी त्रिज्या वाले बनेगा वह n मान लिए, तो वह इसके साथ गुना कर देते हैं। देखिए n गुना 4/3 और पाई का मान क्या होता है दोस्तों, पाई रह लेते हैं, पाई और ये r ये कितना है, ये 1 सेमी है, तो 1 सेमी, तो 1 पर क्यों जाएगा ये क्यू। अब बराबर हमको पहले कितना, ये इसी को तोड़ के बनाना था हमको 1 सेमी का त्रिज्या, तो ये दिया हुआ है, इसे भी लिखेंगे 4/3 पाई और ये क्यू था तो 3 बार हो जाएगा 10 गुना 10 और ये भी हो जाता। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये और ये कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा आपका n बराबर ये 1 का क्यू तो 1 ही होगा, और इसे जब गुना करिएगा तो कितना जाएगा आपका 1000, तो ये आपका 1000 आंसर सही है। 1000 बन जाएगा 1 सेमी त्रिज्या वाले, जब 10 सेमी त्रिज्या वाले का एक गोला होगा तो वह 1 सेमी त्रिज्या वाले 1000 बन जाएगा गोला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर 14 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो देखिए आपका यहाँ पे 14 क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है, यानी कि इसका हम त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, से क्या दिया हुआ है व्यास, तो व्यास जो है कि त्रिज्या r बराबर होता है, यानी कि d को व्यास कहते हैं 2, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 14/2 यानी कि 7, ये आपका त्रिज्या आ गया 7। तो आप यहाँ बैठा सकते हैं पाई r स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ पे पाई का मान 22/7 और गुना r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो अब इसे आप इसे कटा सकते हैं, यहाँ पे कटा दीजिएगा तो एक साथ बच जाएगा, यानी कि 22 गुना 7, तो आप इसे गुना करिएगा 7 गुना 14 के 4 बाकी 1, 7 गुना 14 1 15, यानी कि आपका ये आ गया 154 इसका आ जाएगा आंसर, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल है, जब x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है तो 9x² इंटू वाई स्क्वायर बटे 3xy का मान होगा। देखिए आपका सवाल दिया गया है यहाँ पे 9x² और y² बटे 3xy। देखिए ये 2x है और 2y है, तो नीचे xy है, यानी कि ये एक x का कट गया और ये x कट गया, इसका एक y कट जाएगा और इसका y ये पूरे कट गया, तो अब आपका बच गया यहाँ पे, और ये 3 9, तो अब आप बच गया 3xy, ये इतना बच गया। तो देखिए आपका मान 3 और x का मान कितना दिया है 2 गुना y का मान कितना दिया है 3, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 6 18, इसका 18 आंसर हो जाएगा।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छह नंबर सवाल देख रहे हैं आप। 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। तो इस तरह का सवाल दिया हुआ है दोस्तों। कह रहा है लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है। तो जब भी आपको यह गुणनखंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुणनखंड, तो गुणनखंड का जब आपको लघुत्तम समवर्तक पूछे तो करना क्या है, सबसे बड़ी वाली घात को चुन लेना है। तो सबसे बड़ी वाली घात को हम क्या करेंगे, चुन लेंगे। 2 पे पावर 3 है, इससे कहीं बड़ा है, 2 पे पावर यहाँ 2 है, 2 पे पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 पे पावर जो है ये 3 आ गया गुना। अब 3 पे पावर 3 है, कहीं और है, 3 पे पावर यहाँ 4 है, और कहीं है 3 पे पावर 5 है, तो ये आ जाएगा 3 पे पावर 5 वाला गुना 5 पे पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 पे पावर 1 है, और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे 5 पे पावर 2 आ गया। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका 7 पे पावर 1 है और यहाँ 7 पे पावर 9 है, तो 7 पे पावर 9। तो और अब कुछ तो नहीं छूटा, तो आपका यही आंसर आ गया लघुत्तम समावर्तक, यानी कि सबसे बड़ी घात वाला को लिखते हैं लघुत्तम समावर्तक जब ये गुणनखंड दिया रहेगा। तो चलिए आपका इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए यही गुणनखंड, जब ये देख रहे हैं आप गुणनखंड है, इस गुणनखंड का महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। तो महत्तम समावर्तक में करते हैं क्या, सबसे छोटा वाला घात को लेते हैं। तो सबसे छोटा वाला घात को लेंगे। इसमें देख रहे हैं 2 पे पावर 4 है, यहाँ 2 पे पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 पे पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2 है, और 3 पे पावर 3 है, तो कौन सा आएगा, ये 3 पे पावर 3 आएगा गुना 3 पे पावर 2 आएगा, ठीक। उसके बाद 5 पे पावर यहाँ 6 है, और कहीं है 5 पे पावर यहाँ 3 है, यहाँ 5 पे पावर 1 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि पावर इस पे 1 है। 9 दिया हुआ है दोस्तों, तो 9 पे पावर यहाँ 1 है, और यहाँ 9 पे पावर 7 है, यहाँ 9 पे पावर 2 है, तो ये 9 वाला हो जाएगा। और छूटा है कहीं नहीं, तो ये आपका प्रश्न का उत्तर आ गया, ये महत्तम समावर्तक आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा इस तरह का जब गुणनखंड दिया रहे और पूछा जाए लघुत्तम समावर्तक, तो सबसे बड़ा वाला घात को ले लेना है सभी गुणनखंडों में से चुनकर। और अगर महत्तम समावर्तक पूछे तो क्या करना है, सबसे छोटा वाला घात यानी पावर को ले लेना है सभी संख्या से चुनकर, वो आपका आंसर आ जाएगा, जैसा कि अभी आपने इसमें देखे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 8 देख रहे हैं आप। 4 पे पावर 7, 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 6 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो जब भी इस आधार में सवाल पूछा जाए पावर में, तो क्या करना है, लघुत्तम समावर्त यानी कि सबसे बड़ा। अगर इस तरह का प्रश्न दिखाई दे तो सबसे बड़ा, जब लघुत्तम समावर्तक पूछे तो सबसे बड़ा क्या है, 4 पे पावर 7, तो आपका यही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और महत्तम समावर्तक अगर पूछ दिया जाए इस तरह के प्रश्न में, तो क्या देखेंगे आप, आधार देख रहे हैं 7 है सभी में और पावर है, तो महत्तम समावर्तक में अभी आप जाने थे कि सबसे छोटा वाला लेता है, तो सबसे छोटा वाला घात कौन सा है, 7 पे पावर 5, तो 7 पे पावर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब भी आपको इस तरह से पावर घात में संख्या दिया रहे और लघुत्तम समावर्तक पूछे यानी कि एलसीएम पूछे, तो सबसे बड़ा वाला ले लीजिएगा। अगर आपको महत्तम समावर्तक पूछे और किसी संख्या पर पावर यानी घात दिया रहे
तो आप क्या करिएगा, महत्तम सामर्थ्य यानी कि एचसीएफ में सबसे छोटा वाला ले लीजिएगा। तो चलिए आपका आंसर, तो यहाँ सबसे छोटा वाला देख लेते, ये हो गया, और इसमें सबसे बड़ा वाला ये आंसर आ गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दस नंबर सवाल है, यदि ए और बी का अनुपात 5:7 हो और ए का मान 170 हो तो बी का मान क्या होगा। देखिए ए अनुपात बी दोनों का मान करता है 5:7 और ए का मान दिया हुआ है 170। तो क्या करेंगे, ए का मान जिसका मान दिया है उसी से भाग दे देंगे, और जिसका मान पूछेगा उससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इसे जब कटाइएगा तो कितने बार में कटेगा, 5 करेगा, 5 तिया 15, बच गया 2 तो 20 हो गया, 5 चौके 20, ये भी कट गया। अब आपका ये 34 गुना 7 तो 7 चौक 28 के 8, बाकी 2 7 21, 21 2 कितना हो गया 23। तो ये आपका आंसर आ गया। 11वां प्रश्न है, यदि रूट अंडर 4 पे पावर n बराबर 1024 हो तो n का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसे हम इस तरह से n/2 लिख सकते हैं, बराबर इधर जो है 1024 यानी कि 4 पे पावर 5 होगा। जब आप आधार समान रहता है तो आप पावर को उतार सकते हैं। तो n/2 बराबर इधर हो जाएगा 5, तो n बराबर कोना कोनी गुना हो जाएगा 10। तो आपका ये n का मान 10 आ गया आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कुछ आज तकनीकी के कारण हम छोटे छोटे प्रश्न को रखे हैं, कल से बड़े बड़े प्रश्न को रखेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों में, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।